यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? वो हम बाद में पूछेंगे जब हम एकदम पूरा एंड तक कर लेंगे ना तब। अच्छा, एकदम पूरा एंड तक कर लोगे उसके बाद ही तुम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करोगी? यस सर। अच्छा ठीक है। शिरीन, तुमको कोई डाउट? सर बाद में। तुम भी बाद में पूछोगी? ओके ठीक है, चलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर का नाम है। और इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी कहते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला सेक्शन था, और जो ये सेकंड चैप्टर इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा सेक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। या चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर का नाम है। ठीक, यानी कि मोटा मोटी बात आपको समझ आ रही है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर हम लोग पोटेंशियल की चर्चा करते होंगे। हम लोग किसकी बात करते होंगे? पोटेंशियल की चर्चा करते होंगे, पोटेंशियल समझते होंगे कि पोटेंशियल क्या है। मुझे एक सेकंड देना बस। वाली कॉफी देना। दो तो यार, जल्दी दो। पास्ता भी दे दो। दे दो ना, दे दो ना यार। मेरा पास्ता भी बना देना प्लीज। ओके चलो, मेरी वीडियो क्लिप करवा नहीं कब से। ओके, तो मोटा मोटी बात क्या है कि चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिस्कस करते होंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करते होंगे, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। और अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो पोटेंशियल बेसिकली एक वैसी कैरेक्टरिस्टिक है जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ MGH नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है, कुछ वैसा ही नेचर आपके पोटेंशियल का भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी होता है। तो कुछ उसी से रिलेट करती हुई चीजों को पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 अगर चैप्टर 1 में कोई परेशानी होगी तो चैप्टर 2 में भी परेशानी होगी, क्योंकि चैप्टर 1 से रिलेटेड है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में दिक्कत होगी तो यहाँ भी दिक्कत होगी। चैप्टर 1 अगर अच्छे से क्लियर होगा तो ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 का ही एक्सटेंशन है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहला टर्म दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या? ये ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े होगे कि पोटेंशियल क्या होता है, और आपको बताया गया होगा डेफिनेशन दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट वहां पे समझ नहीं आया होगा, आई एम डैम श्योर, बट यहाँ समझ आएगा। देखो पहला टॉपिक क्या है आपका, आपके चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई टर्म फिजिक्स में डिफाइन होती ही नहीं है। पोटेंशियल का मतलब है आपकी कैपेसिटी, आपकी स्टोर्ड शक्ति। एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। कौन सी सर मैं एनर्जी? पोटेंशियल से ना स्टोर मतलब एनर्जी पे जा रही हूँ बार बार। पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैसा ही टर्म है, कुछ वैसा ही टर्म है, समझ लो स्टोर्ड कि एनर्जी ना। हाँ एग्जैक्टली, किसी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है वही उसका पोटेंशियल है। कहते नहीं कि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं कि वो ये काम कर सकता है, या उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ये काम कर पाएगा। तो क्षमता। पोटेंशियल क्षमता, एग्जैक्टली, पोटेंशियल का वॉल्यूम का मतलब है क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी कह सकते हो। ठीक, तो किसी बॉडी की पोटेंशियल एग्जैक्टली कभी आंकी जा सकती है क्या? नहीं।
किसी इंसान के अंदर हाउ मच इज द पोटेंशियल, वी कैन नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफाई किसी बॉडी की एग्जैक्ट लिमिट पोटेंशियल कितनी होती है, लिमिट हम नहीं बता सकते। आई कैन नॉट टेल कि कसक के अंदर कितनी पोटेंशियल है, हो सकता है कि वो पढ़ती है तो अच्छा स्कोर करेगी, नहीं पढ़ेगी तो अच्छा स्कोर नहीं करेगी, बट आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल द पोटेंशियल ऑफ एनी पर्सन एनी बॉडी इन दिस वर्ल्ड। वो पढ़ती है लेकिन स्कोर नहीं कर पाती। हाँ, तो और अच्छा पढ़ेगी, अच्छे से पढ़ेगी, समझ समझ के पढ़ेगी, रिवाइज करेगी, प्रैक्टिस करेगी तो अच्छा स्कोर डेफिनेटली करेगी, और कोई कमी उसके अंदर है नहीं। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये कि किसी भी बॉडी का आप पोटेंशियल कभी भी नहीं बता सकते। हम तभी बता सकते हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने 30 नंबर का टेस्ट ले लिया अभी, और किसी ने ज्यादा स्कोर किया, किसी ने कम स्कोर किया, तो उस बेसिस पे कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है या इसके अंदर पोटेंशियल कम है। अगर उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टेस्ट में किसी के नंबर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पोटेंशियल कम है। हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे टॉपिक में उसके नंबर ज्यादा आ जाए। तो किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी एक बॉडी की आप स्पेसिफिक पोटेंशियल कभी नहीं बता सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा टर्म कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो वैसे डायलॉग्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते नहीं है। एनीवेज, चलो, तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट ए का पोटेंशियल बताना है, आई कैन नेवर टेल दैट। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, ये सब हम किस बेसिस पे जज करते हैं? कंपेयर करके। कंपेयर करके अच्छाई की कोई लिमिटेशन है क्या? कसक नहीं ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोई इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा, या अच्छा है या बुरा, उसको हम कंपेयर करके ही बता पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। अब फॉर एग्जांपल एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, उसको सारे सामान किसी ने चोरी कर ली, लूट लिया, सब कुछ कर लिया, उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसने कहीं पे चोरी कर ली खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो हालांकि चोरी किया तो गलत है, लेकिन अगर उसके पूरे सिनेरियो को समझोगे, बोलोगे नहीं यार वो तो गलत नहीं था, है ना। तो गलती या सही हम कई बार सिचुएशन या मोमेंट से बताते हैं, इवेंट से समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्पेसिफिकेशन जो होती है, ये क्वालिटी जो होती है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती किसी बॉडी के अंदर, वो हमेशा कॉम्पेरेटिव होती है। तो पोटेंशियल भी एक कॉम्पेरेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। किसी एक बॉडी की पोटेंशियल आप नहीं बता सकते, आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा। यानी कि वी मस्ट हैव potential difference, we must understand, we must define potential difference before understanding electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम नहीं समझ सकते तो पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ ही सकते हैं कि एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली हम समझ सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी डिफिकल्ट, हाईली डिफिकल्ट टू डिफाइन। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हालांकि आपके बुक में फर्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ही है, बट मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूं, फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे लाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी सब क्लास 10 में पढ़ के आए हो। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q, याद है? यस यस यस। लेट अस सपोज वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कुछ भी करना हो, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सिंपल। यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, क्या करेंगे हम? किसी भी पॉइंट पे, ए पे या बी पे, एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज को हम ए बी से उठा के ए पर लेकर आएंगे, और ए पे लाने में मुझे जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, हम द अमाउंट ऑफ वर्क डन will be required by me, by us, हमें, क्योंकि चार्ज को B से A पे हम उठा के ला रहे हैं, we are carrying the charge, so amount of work done by us or by the external agent will be taken over here. Okay, external agent, FS, external agent, okay। तो B पॉइंट से A पॉइंट पे Q नॉट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज, ये कौन सा चार्ज है बेटा? ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वी कैन से दैट कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in moving the charge from
B point to A, B point to A, we are carrying the charge as Q naught. This will be the potential difference between A and B. ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो, डिफाइन कर सकते हो दैट वर्क डन by the external agent per unit test charge called as potential difference. Called as potential difference. पहले तो सर वर्क डन F into S होता था ना. हाँ वो तो होगा ना, वर्क डन तो होगा, F into S होता ही है बेटा, उसमें कुछ शक है थोड़े. F dot S होता है, हाँ उसमें कोई शक नहीं. हम अभी उस पर आएंगे बाद में, पहले डेफिनेशन समझते हैं. डेफिनेशन समझ में आया? बोलो. Yes. अब इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि जो आप वर्क डन यहाँ पे करोगे, दैट वर्क डन वुड ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. पहली बात तो ये आगे लिखवा दूंगा. दूसरी बात ये है कि दिस चार्ज Q naught will be carried from B to A in such a way that there should be no change in the kinetic energy. क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ कि आप जो वर्क डन करोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क लगाओगे, फोर्स लगाओगे, वर्क डन करोगे. तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा, जितना भी, मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा उसके अगेंस्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, ताकि जितना आगे फोर्स लगा उतना ही पीछे फोर्स लगा, आगे जितना लगा उतना ही पीछे लगा. तो क्या होगा? स्पीड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. सो वी मस्ट कंसीडर दैट वी मस्ट मेंटेन no change in kinetic energy. No change in kinetic energy. एक पॉइंट लिख लो, that no change in kinetic energy should be maintained. काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ये कब होगा? जब हम चार्ज को धीमे 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 लेकर आएंगे. किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को धीमे धीमे लाएंगे, यानी कि स्पीड वेरी नहीं करेंगे. और अगर स्पीड वेरी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी नहीं होगी. और तभी वैसे सूरत में हम ये डिफाइन कर सकते हैं. ओके, बात समझ में आ गई? Yes. क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? कि दो पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेकर आ रहे हैं Without any change in kinetic without any energy. change in kinetic energy. In that case, VA minus VB equal to work done external upon Q naught. Test charge. Upon Q naught. अब सवाल है सर VA minus VB क्यों? सिंपल है, हम B से A पे लेकर आ रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? A है. इनिशियल पॉइंट B है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB, VA माइनस VB. ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े. अब फॉर्मूला क्या था? दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q naught. तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल. और Q naught की यूनिट क्या होती है? कूलम. नॉट की कूलम. कूलम. तो यूनिट क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का? जूल पर कूलम. एंड 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट. Yes. Is equal to 1 volt. And potential difference is the scalar quantity. Only magnitude. Only magnitude will be there. There will be no direction in case of potential difference. Is this clear? Okay, sir.
अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब से मेरी सिचुएशन को समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे तभी आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू 0 इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। अब सोच के देखो कि अगर मैं VB के पोटेंशियल को 0 कर दूं, अगर मैं VB के पोटेंशियल को 0 कर दूं तो क्या फिर जो आएगा आंसर वो VA इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट आएगा? यस सर। यस सर। तो VA को क्या हम पोटेंशियल एट पॉइंट A कह सकते हैं? यस यस सर। यानी कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को बताने के लिए मुझे दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को 0 करना पड़ेगा। अब लोगों ने सोचा कि दूसरे पॉइंट किसी फाइनाइट पॉइंट के पोटेंशियल को आप 0 नहीं कर सकते, तो लोगों ने क्या बोला कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ पॉइंट है और उस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लो। यानी कि जो बी पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ और इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 मान लो, तो अब VA माइनस 0 इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, एंड इन दैट केस VA इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। वहां पे एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है। समझ गए बात को? तो इसी चीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे। लिखो अब टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एक पॉइंट की बात कर, तो मेरे पास एक पॉइंट था आपका A, और B पॉइंट को मैं कहां लेकर चला गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और लोगों ने बोला कि V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है हमको? B से A पर लेकर आना है चार्ज को। किसको? Q नॉट को। ठीक, तो क्या लिखेंगे अब हम? VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। और यहाँ पे VA माइनस VB को V इंफिनिटी भी कह सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। और V इंफिनिटी 0 होता है, तो VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। आई बात समझ? This is how the electric potential at a point is defined or calculated. Okay, this is electric potential at point A. Potential at A, potential at B, potential at C, किसी भी specific point का potential आप easily इसी method से calculate कर सकते हो by considering the second point at infinity. समझ गए? सारे बच्चे समझ गए? बोलिए। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर न्यूमेरिकल्स जब होंगे तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? व्हाट कैन बी द प्रोसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टू डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टॉपिक एक लिख लो, थोड़ा सा हेडिंग, और उसमें कुछ बताते हैं आपको पॉइंट, दैट इज बी के भी बोले तो बड़े काम की बात। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े काम की बात। स्टैंजन तुम हिंदी समझते हो? हिंदी पढ़ लेते हो? स्टैंजन एंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? और आप हिंदी लिखा हुआ पढ़ लेते हो? चलो कोई बात नहीं, शायद वो पढ़ ही लेता होगा। तो नंबर 1, ठीक है, पढ़ लेता, अच्छी बात है, वेरी गुड स्टैंजन। ठीक है, नंबर 1 कि वर्क डन नेट स्लो है। ओके, वर्क डन
by the external agent is taken against electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट में हमेशा वर्क करना है आपको, पहली बात तो ये, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी अगेंस्ट द will be against the electrostatic potential or electrostatic force, ठीक, कोई दिक्कत? नंबर 2, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। तो जो आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी आपका कंजर्वेटिव होगा, यानी कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आप किसी भी पाथ से ट्रेवल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू नोट को आप स्ट्रेट लाइन से लेकर आओ या किसी कर्व पाथ से लेकर आओ, वर्क डन, नेट वर्क डन थ्रू आउट द होल पाथ विल ऑलवेज बी जीरो। आप पढ़े हो ना क्लास 12, 10, 11 में पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, लेट अस सपोज आई हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, मैं ए से बी पे इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, मैं कैसे भी जाऊं, कुछ ऐसे जाऊं, ठीक है, मैं कैसे भी जाऊं ए से बी पॉइंट पे, मेरा वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क डन इसका जीरो होगा। नेट वर्क डन, आप जैसे ए से बी पे गए और बी से ए पर आओगे, बी से वापस ए पर आओगे, तो नेट वर्क डन आपका जीरो ही होगा। और तीनों केस में पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों का अगर लोगे तो वर्क डन बाय द फर्स्ट पाथ, वर्क डन इन द सेकंड वन, वर्क डन इन द थर्ड वन, ये भी जीरो होगा, इक्वल होंगे। तो किसी भी रास्ते से जाओ, कोई भी पाथ कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उसमें नेट टोटल पाथ का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो वर्क डन है by the external force, this independent of the path, will be independent of the path, ठीक है। नंबर 3, ठीक, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को कंसिडर करते होंगे, और टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। There is no electric field of the test charge, okay? ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स आपके डेरिवेशन में काम आएंगे, ओके? चलो लिखिए फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां से क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं आपके बोर्ड के अंदर, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, ठीक। मेरे पास कोई भी पॉइंट चार्ज, लेट अस सपोज यहाँ पे Q है, और इस पॉइंट चार्ज Q से समथिंग R डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैपिटल Q which is at R distance from point P, ओके। कैसे निकालेंगे? तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, देखो क्या करो कि मान लो कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी से तुम एक टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर लेकर आओ, टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर लेकर आओ। जब पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे इंफिनिटी से, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P का निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट, और यहाँ पे V इंफिनिटी 0 है,
तो Vp इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बाहर निकल गया। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होना चाहिए, हमें इस टेस्ट चार्ज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, इस टेस्ट चार्ज की वजह से निकालना है ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ मच विल बी द वर्क डन एक्सटर्नल। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझो बातों को। ये वर्क डन एक्सटर्नल निकलेगा कैसे? वर्क डन एक्सटर्नल निकालने के लिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे हम कंपेयर करके वर्क डन एक्सटर्नल कैलकुलेट कर सके। अगर हम इन्फिनिटी के पास देखेंगे तो इन्फिनिटी के पास हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको हम कंपेयर करके वर्क डन एक्सटर्नल कैलकुलेट कर सके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन दैट केस हमें पॉइंट पी के आजू बाजू में ही कोई पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात हमको पता है अच्छे से, क्योंकि देखो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी एंड पी टू इंफिनिटी वापस विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन हम निकाल रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर, है ना। तो अगर मैं इंफिनिटी से पी पे गया और पी से वापस इंफिनिटी पे जाऊंगा तो वर्क डन हमारा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी एंड वर्क डन फ्रॉम पी टू इंफिनिटी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा ना। एक अगर यहाँ पे -5 जूल होगा और इधर +5 जूल होगा यहां से यहां में, तब ना टोटल नेट वर्क डन जीरो होगा बेटा पूरे क्लोज्ड पाथ का। ठीक है, तो पूरे क्लोज्ड पाथ का नेट वर्क डन जीरो तभी होगा जब वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी वुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पी टू इंफिनिटी माइनस ऑफ पी टू इंफिनिटी। ठीक है, इस दिशा में वर्क डन अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इस दिशा में वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इंफिनिटी टू पी का वर्क डन पॉजिटिव माना तो पी टू इंफिनिटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, तभी तो नेट वर्क डन जीरो होगा ना। यस सिंपल। तो अब क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इंफिनिटी के आजू बाजू में जिस पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं, तो हम पी के पास आएंगे और वर्क डन फ्रॉम पी टू इंफिनिटी निकाल लेंगे, उसको माइनस करेंगे तो इंफिनिटी टू पी निकल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं देखो, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं वर्क डन फ्रॉम पी टू इंफिनिटी, उल्टा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देख बेटा मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो टेस्ट चार्ज है कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू और क्यू नॉट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट हैंड साइड में लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा, रिपल्सिव होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते ही अपने आप को इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की क्या जरूरत, एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है, स्पीड को चेंज नहीं होने देना है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है पॉजिटिव एक्स के ऊपर, तो नेगेटिव एक्स पे हमें इसके ऑपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, क्योंकि क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। एफ एक्सटर्नल क्यों अप्लाई किया? जस्ट टू मेंटेन द काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता है याद करो, कूलम्स लॉ, Q इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस R है, तो R का स्क्वायर। फोर्स निकल गया। अब एक्सटर्नल फोर्स हमको मिल गया, अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी निकालना चाह रहा हूं ना मैं,
P to infinity, उल्टा निकालना चाह रहा हूं, तो निकालोगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। ठीक है, मान लेते हैं इधर की तरफ कुछ dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, F डॉट dr। अच्छा बेटा एक बात सोच के बताओ कि r क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं ना। जब Q नॉट यहां पहुंचेगा तो r की वैल्यू अलग होगी, ये डिस्टेंस लेंगे फिर हम। जब Q नॉट यहां पहुंचेगा तो r फिर ये डिस्टेंस लिया जाएगा। जब Q नॉट यहां होगा तो r फिर ये होगा, यहां से लेके यहां तक। तो r की वैल्यू बार बार, क्योंकि देखो Q नॉट जो है वो P पॉइंट से धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो r धीरे धीरे उसका बढ़ता चला जाएगा Q पॉइंट से, तो r वेरी होगा। और हमें पता है जब डिस्टेंस वेरी होता है तो वर्क डन वेरिएबल निकालने, वेरिएबल डिस्टेंस या वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालने के लिए का तरीका है इंटीग्रेशन। याद करो क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब वर्क डन निकालते थे और अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे r वेरी होगा तो r के वेरी होने से क्या होगा, फोर्स वेरी होगा। यहाँ पे r जो होगा वो वेरी करेगा, और अगर r वेरी करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी वेरी करेगा। और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, मिनिमम डिस्टेंस इस Q नॉट का r होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी। फ्रॉम r टू इंफिनिटी, फ्रॉम r टू इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। फिर से मैं कहानी को दोबारा बताता हूँ, ठीक। मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं इंफिनिटी से एक Q नॉट चार्ज को लेकर आऊंगा, ठीक है, और लाऊंगा तो क्या होगा, Vp माइनस V इंफिनिटी विल बी इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंफिनिटी बोलना श्री, तुम क्यों माइक बंद करके बैठी हो, सो रही हो क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, तुम लोग रेस्पॉन्ड तो करो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है बोलो यस और नो। हाँ ना तो बोलना ही पड़ेगा ना। यस सर। नहीं आ रहा तो नो बोलो, आ रहा तो यस बोलो। माइक ऑफ करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा सो रहे हैं। ओके, तो बहुत इजी था हमारे लिए वीपी निकालना। जैसे हमने यहाँ पे वीए कैलकुलेट किया है, जैसे यहाँ पे हमने वीए कैलकुलेट किया है, कहाँ गया, यहाँ पे जैसे हमने वीए कैलकुलेट किया वैसे ही हमने वहां पे वीपी कैलकुलेट किया। कोई दिक्कत है, बहुत इजी था, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हमें निकालना है पोटेंशियल, तो वर्क डन एक्सटर्नल भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। अब वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लें, प्रॉब्लम तो ये है, इन्फिनिटी के पास कोई पॉइंट लोगे तो वहां पे कोई स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है नहीं, क्यू पॉइंट से कोई स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि एक काम करो, तुमको तो पता है ना कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो पूरे क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब ये कि इंफिनिटी से P का वर्क डन अगर प्लस में है तो P से इंफिनिटी माइनस में होगा, और इक्वल होगा दोनों, तभी तो नेट वर्क डन 0 होगा। तो मैंने बोला कि ये क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन है ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से निकाल रहे हैं, ठीक। तो इंफिनिटी टू P विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय P टू इंफिनिटी नेगेटिव में, ठीक। ओके, तो मैंने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम P से इंफिनिटी तक का वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी, ठीक। P टू इंफिनिटी निकाल रहा, ओके। तो कोई भी पॉइंट पे मैंने Q नॉट मान लिया, यहाँ पे अभी Q नॉट P से निकला है इंफिनिटी तक जाने को, तो मैंने P पॉइंट पे Q नॉट को मान लिया, ठीक है। तो Q नॉट तो पॉजिटिव है, Q भी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो Q नॉट पे ऑपोजिट रिपल्सिव फोर्स लगता होगा Fe इन द पॉजिटिव एक्स। तो Fe के अगेंस्ट F एक्सटर्नल लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, just to maintain the kinetic energy, just to maintain the speed of the Q naught, okay।
और इक्वल लगाएंगे तभी स्पीड मेंटेन हो सकता है। तो एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एफ दैट इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आर वेरी करेगा, जैसे जैसे क्यू नॉट आगे बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे आर वेरी होगा तो एफ एक्सटर्नल वेरी करेगा। तो वेरिंग फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट डी आर यानी कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर और इंटू कॉस 180 डिग्री। देखो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा लेफ्ट साइड में है और कॉस 180 डी आर जो है राइट साइड में है। यहाँ पे देखो एफ एक्सटर्नल आपका इधर है और आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल होगा 180 डिग्री। अब इंटीग्रेट करो फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। ठीक है, एफ एक्सटर्नल क्या है, के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी आर सर फ्रॉम श्रीन आर। क्लास नहीं ले पाएगी। क्या सर श्रीन क्लास नहीं ले पाएगी। शेरिन क्लास नहीं ले पाएगी? क्यों, क्या शेरिन तो है ना क्लास में, क्या नहीं है क्या? सर एग्जिट कर देना। नहीं कर पाएगी, क्यों, तुमको कैसे पता? अभी उसने बोला कि सर को बोल दो कि मेरे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, स्कूल की क्लास करने के बाद वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगी। अच्छा, इसलिए वो बोल नहीं रही थी। हाँ यस सर, कह रही है कि ठीक है, मेरे को बिल्कुल देखा नहीं जा रहा स्क्रीन को। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल दो उसको, बोल दो, कोई बात नहीं, आराम कर ले, बट बाद में देख लेगी वीडियो, अगर डाउट आएगा तो पूछ लेगी, बोल दो उसको। ठीक है, यस सर, बोल दिया। ठीक है बेटा, चलो ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है बाहर लिख लो, के कांस्टेंट है आपका, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। ठीक, और यहाँ पे 1/r स्क्वायर इंटीग्रेट होगा डी आर के रेस्पेक्ट में आर से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो के इंटू क्यू नॉट और ये होगा आर की पावर -2 डी आर यस आर टू इंफिनिटी। तो के इंटू क्यू नॉट और क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आर टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है ना कसक। सर रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ पे आती हैं? निष्कर्ष सर बताएंगे कहाँ पे आते हैं। आर की पावर -1, निष्कर्ष सर से बात होती है। यस सर। माइनस, हाँ उन्हीं से पूछ लीजिएगा, बता देंगे वो। आर टू इंफिनिटी, ठीक है, के इंटू क्यू नॉट और आर की पावर -1 -1 तो क्या होगा -1 अपॉन आर। ठीक है, आर टू इंफिनिटी। ओके, तो क्या होगा के इंटू कैपिटल क्यू नॉट और -1 अपॉन इंफिनिटी और -1 अपॉन आर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो के इंटू क्यू नॉट इंटू ये 0 और +1 अपॉन आर, यानी कि होगा के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये होगा तुम्हारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तुम्हारा निकला अभी। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तुम्हारा निकला अभी। अच्छा, cos 180 तुम्हारा माइनस था ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस करना है ना, माइनस करना पड़ेगा ना, ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, ओके। अब ये कहां से कहां तक निकला बेटा, ये निकला p टू इंफिनिटी, बट हमारे फॉर्मूले में तो इंफिनिटी टू p था। यस सर। vp इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू p अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, तो लिखेंगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन p टू इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट, और लिखेंगे यहाँ पे माइनस के इंटू कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू अपॉन आर। दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। This is how we can calculate the potential at any point P. आगे बात समझ में? ओके, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो that Vp is equal to 1 upon
Vp is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R. Vp equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखेंगे कि Q जो है वो हमेशा साइन के साथ आएगा। Q जो है वो ऑलवेज रिटन विथ साइन, ऑलवेज रिटन विथ साइन। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पे Q जो है वो हमेशा विथ साइन लिखा जाएगा। अगर मान लो माइनस Q होता तो वहां पर माइनस आता आंसर में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, समझ में आ गया, नोट कर लिया, बोलो कसक। यस सर, कर लिया। गुड गुड, वेरी गुड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सुपरपोजिशन की बात करें तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अनेक चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे Q3 है। मान लेते हैं ये R1 डिस्टेंस पे दूर है, ये R2 डिस्टेंस पर है, ये R2 डिस्टेंस पर है, और ये R3 डिस्टेंस पर है। ठीक, तो मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, Vp इज इक्वल टू सिंपल V1 और प्लस V2 और प्लस V3। सिंपल है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, इसमें कुछ कोई लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं, ना ही पैरेललोग्राम लॉ, ना ही कोई भी लॉ लगाने की जरूरत है। सिंपल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली अलजेब्रिकली इसको ऐड कर दो। तो V1 क्या होगा बेटा, K इंटू Q1 अपॉन R1, और प्लस क्या होगा K इंटू Q2 माइनस Q2 अपॉन R2, और प्लस क्या होगा K इंटू Q3 अपॉन R3। ठीक है, तो ये होगा K Q1 अपॉन R1 माइनस K Q2 अपॉन R2 और प्लस K Q3 upon R3. So this is how you can calculate the potential at any point due to number of charges. अगर अनेक चार्जेस हमारे पास हैं तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ गए आप? लेट अस सपोज अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड, एक सवाल पूछा गया कि मेरे पास Q चार्ज है और -3Q चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो का कहां पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वेयर विल V बी जीरो ऑन द लाइन joining the two charges। चलो कैलकुलेट करोगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करिए। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे कहीं कोई x पॉइंट मान लेते हैं, और इस x पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, या कोई भी पॉइंट मान लो, और ये मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस है और q और -3 के बीच में डिस्टेंस है a, तो ये कितना होगा a - x है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मान लो, और बिलीव मी सिर्फ एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, दो अलग पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होंगे, एक इधर होगा और एक कहीं इधर भी होगा, इसी लाइन पे कहीं इधर भी पोटेंशियल जीरो होगा, कहीं इधर भी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस को आप r मान लो, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा a प्लस r। यहां भी पोटेंशियल जीरो होगा दो पॉइंट पे।
एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली पोटेंशियल एक नेगेटिव में होगा एक पॉजिटिव में होगा, दोनों को ऐड करोगे तो किसी एक पॉइंट पे जीरो होगा, अंदर भी किसी एक पॉइंट पे जीरो होगा, बाहर भी। 3q के पास क्यों नहीं होगा -3q के पास? क्योंकि -3q एक बड़ा चार्ज है और जो पोटेंशियल है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो चार्ज बड़ा होगा तो पोटेंशियल भी बड़ा होगा, बट क्यू छोटा चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल उतना नहीं होगा कि जीरो कर सके 3q के साइड। लेकिन अगर q के पास रखेंगे, q का डिस्टेंस कम रखेंगे तो q की वजह से पोटेंशियल बड़ा आएगा, और 3q चार्ज बड़ा है इसकी वजह से पोटेंशियल भी बड़ा आएगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली जीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं ये पॉइंट आपका x है और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे y है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट x की। तो क्या होगा, Vx शुड बी इक्वल टू v ड्यू टू q और प्लस v ड्यू टू -3q। तो v ड्यू टू q कितना होगा, k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस r यानी कि x, और प्लस k इंटू -3q और अपॉन डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स। ठीक है, और ये हमने जीरो मान लिया, तो हमें x कैलकुलेट करना है कहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स -3kq अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ से आप के क्यू कॉमन लोगे ये, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स -3 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। के क्यू दूसरी तरफ जाके जीरो बन जाएगा पूरा, तो ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स -3 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, और इसके बाद क्या होगा 3x प्लस एक्स, ये होगा 4x इज इक्वल टू a, और x इज इक्वल टू a अपॉन 4। तो इस पॉइंट पे पहले बात पोटेंशियल जीरो होगा। फिर y वाला देखते हैं, बात करते हैं एट पॉइंट y। ठीक, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, v ड्यू टू q और प्लस v ड्यू टू -3q। तो क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस मैंने r माना है, और प्लस k इंटू -3q अपॉन डिस्टेंस मैंने क्या माना है a प्लस r। ठीक, तो ये होगा के क्यू अपॉन r -3kq अपॉन a प्लस r, और यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, तो यहाँ से के क्यू आप कॉमन निकालोगे 1 अपॉन आर -3 अपॉन ए प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ये सब खत्म, के क्यू खत्म, तो क्या होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस आर। इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये होगा 3r इज इक्वल टू ए प्लस आर, और 3r माइनस r इज इक्वल टू a, सो 2r इज इक्वल टू a, सो r इज इक्वल टू a अपॉन 2। हाँ, तो दो ऐसे डिस्टेंसेस मिलेंगे जहां पे आपका नेट पोटेंशियल जीरो होगा। बात मेरी समझ गए आप या नहीं समझे? समझ रहे हो, बोलो। यस सर। वेरी गुड। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो, एक्सटेंडेड चार्ज हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। काम करो, नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniformly charged ring. If you have uniformly charged ring, how can you calculate the potential difference? Okay, बात समझ गए? Let us suppose this is your uniformly charged ring. Okay,
ये x डिस्टेंस पे p पॉइंट है और इसका रेडियस वही जो पहले पढ़ते थे, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था ना, ब्लूटूथ चार्ज यस रिंग। सर, आर। बस बस कुछ वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि वो जो हम ट्रायंगल जो बन जाएगा। हाँ याद करो जब हम पोटेंशियल और निकाले थे v उसकी हर इज जगह इक्वल पे टू रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम थी। और एग्जैक्टली v इज इक्वल टू के क्यू अपन आर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, ये एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक एलिमेंटल चार्ज मानेंगे जैसे पहले मानते थे, याद है नहीं बोलो, यस सर। डी क्यू। और डी क्यू को हमने देखा पी पॉइंट से जो है मान लेते हैं, सपोज ये आर डिस्टेंस पर है और ये थीटा एंगल पर है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो तो सर। नेट चार्ज जो है इसके ऊपर रिंग के ऊपर मैं क्यू मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो डी क्यू लिखा हमने वो डी क्यू क्या है, यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज है, यानी कि इसके लिए पॉइंट चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो नेट पोटेंशियल निकालोगे अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से, dv इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना r, सिंपल k इक्वल टू v इक्वल टू k डी क्यू, k क्यू अपॉन r होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी छोटा होगा क्योंकि चार्ज छोटा है dq, तो dv इक्वल टू k डी क्यू अपॉन r, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे r क्या होगा बेटा, dv इज इक्वल टू k डी क्यू अपॉन क्या तुम कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कह सकते हो, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है स्मॉल r की जगह पे, कोई दिक्कत बोलो ना कसक। नो सर। नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इंटायर रिंग की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा v इक्वल टू k बाहर आएगा और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट भी बाहर आएगा क्योंकि कैपिटल R भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है। ठीक, क्या रहेगा अंदर, dq रहेगा अंदर, सिर्फ dq रहेगा अंदर और कुछ, क्योंकि dq ही यहाँ पे वेरिएबल है और कुछ और वेरिएबल है नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल V इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, नेट पोटेंशियल निकल गया, हो गया, दैट्स इट, नेट पोटेंशियल एट P। नेट पोटेंशियल एट P, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, या इसको हम V एक्सियल पॉइंट भी कहते हैं, V एट द एक्सिस विल बी इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर मैं सेंटर पे पूछता तो क्या करते बेटा, V एट द सेंटर क्या होता, k q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, बट सेंटर पे x आपका 0 हो जाता है ना। ये जो x डिस्टेंस है वो सेंटर से p पॉइंट तक डिस्टेंस है, x सेंटर से p पॉइंट तक, अगर ये p पॉइंट ही सेंटर पे आ जाए तो x 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर इज सिंपल r, तो के क्यू अपॉन r, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के जैसा आप बिहेव करना था क्योंकि सेंटर एक पॉइंट हो गया, तो अब ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला जो था वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, बोलो कोई दिक्कत, बोल भाई बच्चों। नो सर। नो सर, लास्ट वाली ओके। स्लाइड आपने एकदम से हटा दी। हाँ क्या, लास्ट वाली स्लाइड आपने एकदम से हटा अरे दी। तो कोई बात नहीं, मैं लिखो, देखो बोलना था ना, बस बोलो, आप बस हुक्म करिए। यस सर, अब दिखा दीजिए। ओके, अब एक सवाल है, सवाल क्या है, सवाल ये है सॉरी, कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है,
इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल R है। इसके ऊपर चार्ज प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका रेडियस R है और इसका भी रेडियस R है, क्योंकि इक्वल बॉडीज है। ठीक है। माय सवाल इज दैट फाइंड वर्क डन by the external agent, find the work done by the external agent on a charge small q to move it from C2 to C1। अब एक चार्ज है जो C2 पे रखा है। अब इस C2 चार्ज को मुझे C1 पर लेकर आना है। C2 चार्ज को C2 से चार्ज को मुझे C1 पर लेकर आना है, तो आई नीड टू डू वर्क डेफिनेटली, बट हाउ मच वर्क डन टू बी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम C2 टू C1? जल्दी से कैलकुलेट करिए। Find work done by external charge to move it from C2 to C1. KQ by R रखना है ना? आपको इस Q पॉइंट को C2 से मूव करना है और मूव करके यहाँ पहुंचाना है C1 पे। तो what will be the work done by the external agent is required? ये सवाल है। देखिए अब सिंपल है, जब भी एक चार्ज को, जैसे याद करो तुमको, तो हमको वहां बताया था हमने कि B पॉइंट पे एक चार्ज है और इस B पॉइंट से मुझे A पॉइंट पे शिफ्ट करना था Q0 को, तो मैंने क्या लिखा था, VA माइनस VB एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्या, Q0। तो अगर मेरे पास VA हो जाए और VB हो जाए तो हम निकाल सकते हैं ना, तो बस वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज को 2 से 1 पे मूव करना है। क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0। Q0 नहीं, यहाँ पे Q है तो लिखेंगे Q। तो पहले V1 निकाल लो। V1 क्या होता है, देखो V1 यानी कि सेंटर 1 पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पहले तो प्लस Q की वजह से भी होगा, माइनस Q की वजह से भी होगा, है ना। इस C पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस Q की वजह से भी होगा और माइनस Q की वजह से भी होगा। जितने चार्जर रखे हैं सबकी वजह से होगा। तो मान लेते हैं माइनस Q से समथिंग दूरी ये है और प्लस Q से C1 2 की दूरी समथिंग दूरी मान लो ये है। ठीक है, ओके। तो अब ये दूरी होगा कितना, ये दूरी होगा कितना, ये मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x ही होगा। तो ये x की वैल्यू होगी क्या, कैसे निकालोगे x? x इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। क्यों r स्क्वायर, देखो यहाँ से आता है, ये भी r है और ये भी r है ना कशक, देखो ये भी r है और ये भी r है, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2r। बनेगा नहीं बनेगा?
यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं पहले V1। तो V1 क्या होगा, V1 यानी कि सेंटर C1 पे चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू से कितनी दूरी है, आर दूरी है, कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो के इंटू क्यू अपॉन आर। और माइनस क्यू से कितनी दूरी है, तो प्लस वी इंटू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई कितना दूरी है, एक्स दूरी है, एक्स दूरी है, तो देंगे एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो ये कितना होगा, V1 इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन आर और माइनस वी क्यू अपॉन, सॉरी वी क्यू नहीं यार, के क्यू ना, के क्यू अपॉन एक्स कितना है, अंडर रूट 2r, ठीक है। तो आप यहाँ से के क्यू कॉमन निकालोगे, के क्यू अपॉन आर कॉमन निकालोगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि के क्यू अपॉन आर और यहाँ से रूट 2 एलसीएम ले लो, तो ये होगा रूट 2 माइनस 1, ये होगा V1। अब निकालते हैं V2। सेट C2 पे कितना पोटेंशियल है, वो V2 कहलाएगा। तो क्या होगा, K पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्लस क्यू से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। और माइनस क्यू से कितना होगा, प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू से, आर है। तो ये होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट 2r और माइनस के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर आप कॉमन निकालोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि के क्यू अपॉन आर यहाँ पे कॉमन निकालोगे, हाँ, तो ये होगा 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 अपॉन, ये हो गया V2। अब निकालेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या लिखेंगे हम सर, V1 माइनस V2 इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q। और V1 क्या है तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर और रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और माइनस ये हुआ के क्यू अपॉन आर 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, ये ना, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के क्यू अपन आर कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू। क्यू जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर और इज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे अपॉन आर, यहाँ पे रूट 2 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस रूट 2, रूट 2 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस रूट 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सर। तो हो तो गया। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है, अपॉन आर और रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होगा, 2 रूट 2 और 2 रूट 2 माइनस 2, तो आप यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2 और यहाँ से आप के क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन आर 2 कॉमन निकालोगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 से रूट 2 काट दो, ठीक है। तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस रूट 2, हो गया आंसर। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आपका निकल गया। ऐसा में बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, कसक, नो सर। नो सर, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन, सॉरी, अरे वो तो वो फ्लक्चुएटिव होता रहता है, उसका नेटवर्क बहुत वीक रहता है बेचारा, हर दिन परेशानी रहता है। चलो
चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। कल हाँ नहीं कल नहीं, आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉइंट चार्ज भी हो गया, एक्सटेंडेड चार्ज भी हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीधा पहुंच गया। ठीक है, पहले ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जैसे वहां कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट, क्या अच्छा एक्सियल इसमें पॉइंट? भी वही है हाँ एक्सेल वाला ना। हाँ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डाइपोल याद है आपको, ये सेंटर, ये एल पॉइंट ओ, ठीक, और ये पॉइंट कुछ भी पॉइंट, ये पी मान लो, और ये मान लो यहाँ से कितना दूरी है, ए दूरी पे है। सेंटर से ले लो, सेंटर से ये दूरी आप सेंटर से लीजिए, सेंटर से मान लेते हैं, सेंटर से ये ए दूरी पर है, या एक्स दूरी मान लो, चलो एक्स दूरी मान लो, वहां भी एक्स से लिया था ना, यहाँ भी एक्स से ले लो। ठीक, तो जब सेंटर से एक्स दूरी पर है पॉइंट पी, तो प्लस क्यू चार्ज से कितना दूरी होगा बेटा, ये एक्स माइनस एल होगा, बोलो। और ये क्या एक्स प्लस एल होगा, बोलना कसक। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस एल। तो नेट पोटेंशियल आपको पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वीपी। क्या करोगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल। ये तो प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस तो है ही नहीं ना, यस कोई सर और तरीका है वही ही है। नहीं। माइनस बस कर दो। हाँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर ओनली। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी है, एक्स माइनस एल, और माइनस क्यू से क्या दूरी है, के इंटू माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। तो यहाँ से के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, और माइनस सॉरी प्लस ना, ये माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है, यस यहाँ सर। पे एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल एलसीएम होगा, एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल आप एलसीएम लोगे, तो माइनस माइनस कटेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे के क्यू आप कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आप के क्यू कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यस सर। एक्स, हाँ यहाँ पे होगा एक्स प्लस एल, और माइनस यहाँ पे होगा एक्स प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कटने वाला है, एक्स से एक्स कटने वाला है, तो बचेगा एल आएगा। एल ठीक है, प्लस एल अपॉन में एक्स माइनस एल। हाँ तो ये होगा के क्यू इंटू टू एल, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो के क्यू इंटू टू एल क्या था बेटा, बोलो। पी क्यू इंटू टू एल पी, डाइपोल मोमेंट डाइपोल। याद है, हाँ यस। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू एल, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और फिर हमने क्या करवाया था, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो l स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, vp इज इक्वल टू kp। ठीक है, या फिर नेट लिखो, नेट vp मत लिखो, नेट पोटेंशियल लिखो, नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू केपी अपॉन kp अपॉन x स्क्वायर माइनस 0, तो kp अपॉन x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये होगा नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। यस एक बात समझ में, यस। so this is how we can calculate the potential due to a dipole on the axis। ठीक है, तो जो ग्राफ बन के आएगा आपका v वर्सेस x, कुछ इस तरीके का आएगा, क्यों, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। सर पहले वो दिखा दीजिए, कौन सा, इससे लेके 14 तक की स्लाइड। 8 से लेके 14 तक,
ये आपका 8 नंबर है। 8 नहीं, 10 10 10। ठीक है 10 देखो। यस सर। अब 11, 12, 13, 14। ओके सर, डन, थैंक यू। अब हम इसकी बात करेंगे। यस सर, हो गया। हो गया शिरीन, सॉरी कसक। यस सर। ओके गुड, चलो अब बात करते हैं ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट। याद है आपको? यस सर। यस एक्सियल सर। और इक्वेटोरियल। हाँ गुड, तुम साइंटिस्ट हो भाई। ये एल और ये एल, ये यस पॉइंट सर। ओ, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये पॉइंट एम या कोई भी पॉइंट मान लो, और यहाँ से ये दूरी क्या थी, यहाँ पे मैंने आर ली थी, ये एक्स था। याद है कुछ, सब कुछ याद हो ना? यस सर, आ गया। ये भी आर ही होगा। फिर वहाँ पे वो साइन से साइन वाला सेक्शन कट जाता है और कॉस वाला बच जाता ठीक है ओके। हाँ तो अब क्या होगा, यस ओके, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो जब आप पोटेंशियल है। निकालिएगा, सर, जब, हाँ हाँ, हाँ सर, आ गई अब मैं। जब आप नेट पोटेंशियल निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे v ड्यू टू क्यू और प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू, है ना? तो v ड्यू टू क्यू, v ड्यू टू माइनस क्यू। ओके 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 ओके, तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ तो k क्यू अपॉन अंडर रूट, या काम करो k क्यू अपॉन क्या r, और माइनस या प्लस k इंटू माइनस क्यू अपॉन r, यानी कि k क्यू अपॉन r माइनस k क्यू। अरे ये तो कट गया। यस सर, तो जीरो। नेट पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज जीरो। Net potential on the जीरो आता है। perpendicular bisector is always zero, always zero. ठीक है,
नेट पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। नो 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 सर। अब देखो, हमने पढ़ा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ा है फिर पोटेंशियल, पढ़ा है ना? यस एक सर। मिनट रहने दो तो बस एक। तो देखो, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, देखो ध्यान से, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? अच्छा, पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, पॉइंट यस चार्ज सर। है पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस पॉइंट पे अवे होगा, इसमें अबे कोई शक होगी। वाली बात नहीं है। यस सर। ठीक है, ओके 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 ओके। कहाँ गया बच्चे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अवे होगी और E की वैल्यू क्या होगी बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। कुछ रिलेशन समझ में आ रहे हैं? यस। कुछ रिलेशन समझ में आ रहे हैं क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो क्या मैं इसको अगर मैं आर से रैशनलाइज कर दूं, तो वही हो जाएगा। आर से रैशनलाइज कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये बनेगा ना? यस ओके, सर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू आर और E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू आर और E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको, एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगा? देखो यहाँ से यूनिट क्या बनेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर न्यूटन पर कूलम। कूलम। और और आर की यूनिट रेडियस क्या होती की है? मीटर। मीटर। रेडियस नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर, मीटर हाँ। होती है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर पर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट ये भी होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? ये वोल्ट और ये मीटर, तो ये वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगी वोल्ट पर मीटर और या फिर पोटेंशियल न्यूटन डिफरेंस, कूलम पर मीटर। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ another unit of potential difference, and this is another unit of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अनदर यूनिट हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर यूनिट हो गया। ठीक है, इसको और डिराइव करके हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के इसके ऊपर। अभी ये बेसिक फॉर्म तो तुमको समझ में आ गया होगा, इसमें कई सारे केस लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसा होगा, और किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करते होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ते होंगे। आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? नो सर। तो जितना हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया आपको, एक स्फीयर की वजह से, होलो स्फीयर, चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब मैंने जो पढ़ाया आपको वो सब हमें पोटेंशियल के साथ पढ़ना है और वो अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेस पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, सो थैंक यू दैट्स ऑल सर। फॉर, थैंक यू कसक। बाय बाय।